Hello students, welcome to my English learning YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you class 12th short story chapter number 2 An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. Dear students, the theme of the essay is the story of an astrologer's day is about a man who kills his friend under the influence of alcohol. यानी कि एक ऐसे ज्योतिषी की कहानी है जो अपने एक फ्रेंड को मार देता है शराब के नशे में आकर के. He leaves his village to escape punishment and becomes an astrologer. One day, he comes across the same person whom he had been hiding from all these years. He saved himself by this presence of mind, of communication skills, and ensure that such situations don't take place in future. Dear students, ज्योतिषी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में ज्योतिषी जो होते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा. तो देखा जाए तो यहाँ पर आर के नारायण जो है उन्होंने ये भी दिखाया है कि जो एक अंधविश्वास है साधु संतों को और जो ढोंगी लोग होते हैं उनके ऊपर लोगों को विश्वास है कि हमारे भविष्य को बताएंगे. तो यहाँ पर भी एक ऐसे ज्योतिषी की कहानी उन्होंने बताई है जिसकी रियलिटी अगर व्यक्ति जान लेगा तो शायद ही वो कभी ज्योतिषियों के पास अपना भविष्य जानने के लिए जाए. ओके डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. स्टार्ट करते हैं. देखें, सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि जो ज्योतिषी होता है वो कहाँ बैठता है, क्या क्या वो करता है, इसके बारे में है. देखें, पंक्चुअली एट मिड डे, यानी कि बिल्कुल समय का पाबंद होकर के दिन के बीचों बीच में, यानी कि दोपहर के समय में, ही ओपेंड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स. ज्योतिषी ने क्या किया, अपना बैग खोला और स्प्रेड आउट में फैला करके उसने रखा अपना व्यावसायिक सामान, व्यावसायिक जो उसके ज्योतिष से संबंधित जो उसके इक्विपमेंट्स थे उनको उसने फैला करके रखा. विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कौड़ी सेल्स, जिसमें एक दर्जन कौड़ी सेल्स थी, यानी कि गोटियाँ टाइप में थीं. आई स्क्वायर ऑफ क्लोथ, एक चौकोर कपड़ा था. विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, जिस पर ऑब्सक्योर मीन्स अनिश्चित, मिस्टिक चार्ट्स एक अजीब सी रहस्यमय आकृतियाँ बनी हुई थीं ऑन इट, उस कपड़े पर. अ नोटबुक की कॉपी एंड अ बंडल ऑफ पल्मेरा राइटिंग, और एक कागज़ का गट्ठर. पल्मेरा राइटिंग हम कह सकते हैं, ताम्रपत्र भी कहा जा सकता है, जिस पर ज्योतिष विद्या की लिखाई की जाती है, उस कागज़ को कहा जाता है पल्मेरा. तो उस कागज़ का बंडल भी उसके पास एक था. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. उसका जो माथा था वो resplendent मीन्स दमकता रहता था. with sacred ash, पवित्र विभूति से, यानी कि राख मीन्स पवित्र, राख मीन्स विभूति जो हवन वगैरह से निकलती है, राख उसको कहा जाता है. एंड वर्मिलियन, और सिंदूर से, यानी अपने माथे पर वो बराबर सिंदूर और विभूति लगाया रहता था. एंड हीज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी जो आँखें थीं वो चमकती थीं एक बहुत ही तीव्र असामान्य चमक से. विच वाज रियली एन आउटकम, और जो चमक वास्तव में किस प्रकार से उसकी आँखों में आई थी. ऑफ एन कॉन्टिन्यूअल सर्चिंग, एक लगातार वो तलाश करता रहता था. लुक फॉर कस्टमर्स, ग्राहकों की तलाश में. ठीक है, यानी कि उसकी आँखों में जो चमक थी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक नहीं थी, बल्कि सिर्फ वह अपने ग्राहकों को तलाश करता रहता था, इसलिए उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई थी. बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, लेकिन
जिसे उसके सिंपल क्लाइंट्स जो थे वो ऐसे मानते थे कि वो एक दिव्य प्रकाश हो उसकी आंखों में, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उसके सामने आकर के बहुत ही आराम महसूस करते थे। ओके, द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाय देयर पोजीशन, और उसकी आंखों की जो पावर थी, जो उसकी आंखों की शक्ति थी, वो उचित रूप से देखा जाए तो उसको एनहेंस मीन्स बढ़ा दिया गया था बाय देयर पोजीशन, उसकी जो आंखों की जो पोजीशन थी, आंखों की जो सेटिंग थी। अब जनरली होता तो ये है कि आंखें जहाँ पर होती हैं सभी की वहीं पर होती हैं, लेकिन उसने इस प्रकार से अपना एक सिचुएशन बना रखी थी अपने चेहरे की, तो उसकी आंखों की जो पावर थी, चमक थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। प्लेस्ड एज देवर बिटवीन, की आंखें कहाँ पर उसकी थी, बिटवीन मीन्स बीच में, द पेंटेड फोरहेड, पेंटेड मीन्स होता है पुता हुआ, मीन्स अभी बताया था आपको कि उसका जो माथा था वो एकदम बर्मिलिन से और सेक्रेट एज से पेंट रहता था, तो ऊपर से उसका पुता हुआ माथा, एंड द डार्क विस्कर्स, और काली काली मूछें, विच स्ट्रीम्ड, जो लहराती हुई डाउन मीन्स नीचे तक जा रही थी, ही चीक्स, उसके गालों तक। ओके, यानी ऊपर साइड में पुता हुआ माथा और नीचे बड़ी बड़ी काली काली मूछें जो कि गालों तक जा रही, गल मूछें उसकी थी, और उसकी बीच में आँखें। तो ऐसी सेटिंग में राइटर कह रहा है इवन अ हाफ विट्स आई, कि अगर हाफ विट मीन्स कोई अगर पागल हो, यानी कि सन की टाइप का हो, कहते हैं हाफ माइंड, आधी बुद्धिमानी का व्यक्ति हो, उसकी भी आंखें वुड स्पार्कल, चमकेंगी, इन सच अ सेटिंग, कि मान लो किसी पागल इंसान को हम पकड़ लाएं, उसके चेहरे की भी ऐसी सेटिंग कर दें तो उसकी आंखों में भी वही चमक आ जाएगी, वही चमक दिखाई देगी जैसे कि ज्योतिषी की आंखों में दिखाई देती थी। ओके, टू क्राउन द इफेक्ट, क्राउन मीन्स बढ़ाने के लिए, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, यानी कि अपना प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ही बाउंड अ सैफ्रॉन कलर टर्बन, वो बांधा करता था एक सैफ्रॉन यानी केसरिया रंग की पगड़ी, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों ओर, यानी सिर पर वो केसरिया रंग की पगड़ी ही बांधता था भगवा कलर की। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और यह रंग योजना कभी भी फेल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। एज, जैसे कि बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, आर अट्रैक्टेड, आकर्षित होती थीं, टू कॉस्मॉस और डहलिया स्टॉक्स, कॉस्मॉस डहलिया एक फ्लावर है कि जहाँ पर कॉस्मॉस या डहलिया जो है वो उसके फूल होते थे, तो वहाँ पर जैसे मधुमक्खियाँ इकट्ठी रहती हैं वैसे ही जो ज्योतिषी के पास लोग इकट्ठे रहते थे। ठीक है, ही सेट अंडर द बोझ ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमारिन ट्री, वह बैठा करता था, अंडर मीन्स नीचे, बोझ मीन्स शाखाओं के, एक बहुत ही फैले हुए बिखरे हुए इमली के, टैमारिन मीन्स इमली के पेड़ के नीचे, विच फ्लैंक द पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जहाँ से एक रास्ता गुजरता था जो कि जाता था कहाँ, टाउन हॉल पार्क की तरफ। ओके, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, ये बहुत ही अच्छा स्थान था, बहुत ही सुइटेबल स्थान था, इन मैनी वेज, कई प्रकार से। अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, एक उमड़ती हुई भीड़ हमेशा आती जाती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस पतली सी सड़क पर। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक उस रोड पर, जहाँ पर ज्योतिषी जिस रोड के किनारे बैठा करता था, वहाँ पर एक लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़, लोग बराबर आते जाते रहते हैं, यानी कैसे कह सकते हैं वो सिटी की कोई मेन रास्ता रही होगी, तो लोग उस पर हमेशा सुबह से शाम तक चलते ही रहते थे, इसलिए बहुत ही अच्छा स्थान था वो। और साथ साथ में ये भी था, लिखा है, अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, और विभिन्न प्रकार के व्यापार और व्यवसाय वाज रिप्रेजेंटेड, प्रस्तुत किए जाते थे, ऑल अलोंग इट्स वे, इसके रास्ते रास्ते, यानी कि सड़क के किनारे किनारे, उसके अलावा और भी बहुत से व्यापार होते थे। ओके, कौन कौन से व्यापार थे उसमें बताया गया है। मेडिसिन सेलर्स, यानी वहाँ दवाई बेचने वाले भी थे। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, यानी कि चोरी का जो हार्डवेयर जंक वगैरह लोग जो चुरा लाते होंगे वो अपना सामान बेचते, यानी कि चोर मार्केट टाइप की वहाँ पर छोटी सी थी। मैजिशियंस, जादूगर भी वहाँ बैठा करते थे। एंड अबव ऑल, इन सभी से ऊपर उठ करके, एन ऑक्सनियर ऑफ चीप क्लोथ्स, एक नीलाम करता था, सस्ते कपड़ों को वो नीलाम करता था।
हु क्रिएटेड इनफ दिन, जो कि उत्पन्न करता था बहुत ज़्यादा, दिन मीन्स होता है शोरगुल, ऑल डे सारे दिन भर, टू अट्रैक्ट द होल टाउन सारे कस्बे को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो बताया गया है कि एक बहुत से वहाँ व्यापार होते थे। उसके अलावा एक जो कपड़ा बेचने वाला था, जो कि सस्ते कपड़ों को बेचता था, वो बहुत ज़्यादा शोर करता था और ऐसा लगता था कि वो सारे कस्बे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना चाहता है कि सभी लोग हमारे ही पास आएँ सामान खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टू हिम इन वाइसिफेरोसियसनेस, उसके आगे अगर नेक्स्ट ज्योतिषी उस कपड़े बेचने वाले की अगर आगे की बात करें, उसके बाद में किस बारे में, वाइसिफेरोसियसनेस होता है शोरगुल करने के बारे में। केम अ वेंडर, एक विक्रेता का नाम आता था, फ्राइड ग्राउंड नट, जो कि भुनी हुई मूंगफलियां बेचता था। ठीक है, यानी कि भुनी हुई मूंगफली बेचने वाले का नाम सेकंड नंबर पाता था शोरगुल करने के मामले में। हु गेव हिज वार मीन्स होता है सौदा, जो अपने सौदे यानी मूंगफली को दिया करता था। अ फैंसी नेम, एक अच्छा नाम दिया करता था। ईच डे, प्रत्येक दिन मूंगफली को नए नाम से बुलाता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, वन डे, एक दिन वो अपनी मूंगफली को बॉम्बे आइसक्रीम कह के बुलाया था कि बॉम्बे आइसक्रीम ले लो। ओके, एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन दिल्ली आलमंड, दिल्ली की बादाम कह करके पुकारता था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजाज डेलीकेसी, राजा की मिठाइयाँ। ठीक है, कोई राजा होंगे फेमस वहाँ, तो उनकी स्वादिष्ट मिठाइयाँ। तो इस टाइप से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार से और भी वो रोज़ नए नए नाम अपनी मूँगफली को दे करके और बहुत ज़्यादा शोर वहाँ पर करता था। ठीक है, एंड पीपल फ्लॉक्ड, और लोग जमा रहते थे, टू हिम, उसके पास। ओके, अब देखें कि बताया गया था कि ज्योतिषी के बैठने के लिए बहुत अच्छा स्थान था, क्योंकि ज्योतिषी कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब उसको ज़्यादातर लोग देखें कि हाँ ये अपना व्यापार यहाँ चला रहा है। एक्चुअली ज्योतिषी किसी शांत स्थान पर बैठ जाता तो हो सकता है उसका बिजनेस ना चलता, वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत लोग आते जाते थे, बहुत से व्यापार चलते थे, इसलिए ज्योतिषी ने वही जगह चुनी थी अपने बैठने के लिए। ओके, अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, एक उचित बहुत बड़ा भाग, ऑफ दिस क्राउड, उसी भीड़ का, जो वहाँ बिजनेस के पास लोग इकट्ठे आते थे कोई अपना कुछ खरीदने के लिए, तो उसी भीड़ में से बहुत बड़ा भाग एक डेलीड मीन्स होता है जमा रहना, यानी कि इकट्ठा रहना। बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ज्योतिषी के सामने भी वो लोग आकर्षित होकर के जाते थे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेक्टेड हिज बिजनेस, ज्योतिषी जो है चलाता था अपना व्यापार, बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, एक लाइट मीन्स प्रकाश से, फ्लेयर मीन्स जगमगाहट, विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप, जो कि क्रैकल्ड मीन्स होता है चटकना, स्मोक्ड अप का मीन्स होता है धुआं उठना, अबव द ग्राउंड नट हीप, नियर बाई, पास में ही जो मूंगफली बेचने वाला था उसके मूंगफली के गट्ठर पर वो अपनी कोई लाइट रखता होगा, तो वहाँ से ज्योतिषी को अगर शाम हो भी जाती थी तो वहाँ से उसको प्रकाश मिलता रहता था। हाफ द एंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट, और आधा तो आकर्षण उस स्थान का इस कारण से था, दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, क्योंकि वह स्थान जो था उसमें नगर पालिका की लाइट का कोई बेनिफिट नहीं था। मीन्स वहाँ पर सरकारी लाइट कोई नहीं लगी थी, लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइट ही वहाँ ले करके जाते थे। ठीक है, और ज्योतिषी के काम के लिए अच्छी बात यही थी बहुत ज़्यादा लाइटिंग ना हो तभी अच्छा है। ओके, द प्लेस वाज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, वो स्थान जो था वो बराबर जगमगाता रहता था दुकानों की लाइट्स से। ठीक है, 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो लोग ऐसे थे जिनके पास फुसकारने वाली गैस लाइट्स थी, यानी नहीं जो जिस टाइप से वो कहे जाते हैं पेट्रोमैक्स टाइप में, मान लो कि उनके पास कुछ पेट्रोमैक्स थे। सम हैड नेक्ड फ्लैट्स, कुछ लोगों के पास नंगी लपट थी। स्ट्रक ऑन पोल्स, जो कि लकड़ी के ध्रुव खंबे पर यानी कि लकड़ी के डंडे पर लगी हुई थी, तो हम मान सकते हैं कि उनके पास मसाल टाइप में जलती होगी। ठीक है, यानी कुछ लोगों के पास गैस लाइट्स थी, कुछ लोगों के पास क्या था मसाल टाइप में थी। सम वर लिट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प, ओल्ड साइकिल लैम्प हम कह सकते हैं दीपक, दिया टाइप में, कुछ लोगों के पास दीपक भी रखे थे, दिए भी जलते थे। एंड 1 or 2, और एक या दो लोग ऐसे भी थे, लाइक द एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि ज्योतिषी था, मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, वो बिना अपनी खुद की लाइट के भी मैनेज कर लिया करते थे, यानी इतनी लाइटें आसपास जलती थीं
तो अगर एक दो लोगों के पास अपनी लाइट नहीं भी है तो दूसरों की रोशनी उसके पास आती थी, इसलिए वो अपना कुछ लोग ऐसे भी मैनेज कर लिया करते थे बिना अपनी खुद की लाइटिंग के। ओके, इट वॉज अ वी विल्डरिंग क्रिस क्रॉस। यह बी विल्डरिंग का मीन्स होता है भाई आड़ी तिरछी, क्रिस क्रॉस मीन्स कटी पिटी या लाइट रेस, लाइट की किरणें, एंड मूविंग शेडोज और टहलती हुई परछाई, यानी कि जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती थी उसके पास किसी तरफ से अगर लाइट आ रही है, बीच से कोई निकल गया तो फिर उसकी जो रेज थी लाइट की वो तिरछी हो जाती थी, कटपिट जाती थी और ऐसे लोगों की चलती हुई परछाई उसके सामने दिखाई देती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यह माहौल ज्योतिषी को बहुत ही अच्छे तरीके से सूट करता था। सॉरी फॉर, क्योंकि द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि सिंपल कारण उसका यह था कि ज्योतिषी जो था उसने लीस्ट मीन्स बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर भी नहीं, इंटेंडेड मीन्स इरादा बनाया था, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी बनने का, व्हेन ही बिगेन लाइफ जब उसने अपना जीवन शुरू किया, यानी जब वो अपने जीवन को स्टार्ट कर रहा था कि क्या करेगा अपनी लाइफ में, तब उसने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं था कि हम ज्योतिषी भी बन सकते हैं। ठीक है, एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वह स्वयं भी नहीं जानता था बहुत ज़्यादा क्या कि उसके साथ अगले क्षण क्या होने जा रहा है, यानी कि वो ज्योतिषी तो था, दूसरों का फ्यूचर तो बताने के लिए वो बैठा था, बट वो खुद ही नहीं जानता था कि अगले क्षण हमारे साथ क्या घटना घटित हो सकती है। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर, वो उतना ज़्यादा अजनबी था, टू द स्टार्स ग्रहों के बारे में, एज बर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, जैसे उसके सीधे साधे ग्राहक होते थे वैसे वो भी, मतलब जैसे उसके ग्राहकों को नहीं पता होता था कि हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, तो ज्योतिषी को खुद अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में कुछ नहीं पता था। येट मीन्स फिर भी ही सेड थिंग्स, ऐसी चीज़ें बोलता था, विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, जो कि खुश कर दिया करता था और आश्चर्य में डाल दिया करता था हर व्यक्ति को। दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, और यह बहुत ज़्यादा एक मैटर किसका था, स्टडी मीन्स अध्ययन का, मतलब उसने अध्ययन किया था, प्रैक्टिस की थी, एंड श्रूड गेस वर्क, उसका बहुत ही तीव्र अनुमान लगाना उसका बहुत ही तीव्र था, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी वो अनुमान लगा लिया करता था। ऑल द सेम इट वाज एज मच ए, फिर भी लेखक कह रहा है कि इतना सब कुछ अगर बताया है कि वो कैसे कैसे काम करता था, हालांकि उसे अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी नहीं पता था, लोगों को झूठ बताता था, लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका जो लेबर था, उसकी जो इनकम थी वो नंबर 2 की इनकम नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो मेहनत से काम तो वहाँ बैठ के करता ही था। ठीक है, तो राइटर कह रहा है कि फिर भी इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, उसका जो परिश्रम था, उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो कमाई थी, वो उतनी ही ईमानदारी पूर्ण कही जा सकती है जैसे किसी दूसरे इंसान की कमाई। ठीक है, एंड ही डिजर्व, और वह डिजर्व मीन्स योग्य था, लायक था, द वेज मीन्स उस छोटी सी मजदूरी के लिए, ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, जो शाम को, यानी कि जब दिन समाप्त होता था तो पूरे दिन में जितना वो कमाता था वह कमाई वास्तव में देखा जाए तो उसकी मेहनत के योग्य ही थी। ओके, आगे देखते हैं। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, अब बताया गया है कि ज्योतिषी एक गांव में रहता था, तो ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना गांव छोड़ दिया था, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट, बिना पहले विचार किए हुए, और प्लान या बिना पहले कोई योजना बनाए हुए। ठीक है, इफ़ ही हैड कॉन्टिन्यूड देयर, अगर वो वहाँ पर लगातार रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन, तो उसे बढ़ाना पड़ता, मीन्स आगे जारी रखना पड़ता, द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, जो उसके पूर्वजों ने कार्य किया था उसे भी वही कार्य करना पड़ता। कौन से काम, नेमली, जैसे उन कामों के नाम बताए गए हैं, टिलिंग द लैंड, ज़मीन को जोतना खोदना, लिविंग मीन्स वहीं रहना, मैरिंग मीन्स वहीं शादी करना गांव में रह करके, एंड राइपनिंग इन द कॉर्न फील्ड, और फसल के खेतों में कटाई करना। ठीक है, फसल को काटना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पूर्वजों के घर में ही रहना, ये सब उसे भी करना पड़ता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था।
ही हैड टू लीव हिज होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उससे अपना घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए हुए, ठीक है। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वो रुका नहीं, उसने आराम नहीं कर सका वो, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, जब तक उसने अपने गांव को 100 मील का जोड़ा, का मीन्स 200 मील जब उसने अपने गांव को जब तक पीछे नहीं छोड़ दिया तब तक वो रुका नहीं। टू अ विलेजर, एक ग्रामीण के लिए, एक गांव के रहने वाले इंसान के लिए उस समय इट इज़ अ ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी मात्रा होती थी, यानी बहुत ज़्यादा दूरी मानी गई 200 मील की। एज एन ओशन फ्लोट बिटवीन, जैसा लगता था कि उसके गांव और जिस शहर में वो आ गया था उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा फैला हुआ हो, ठीक है। आगे देखें, ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैन काइंड ट्रबल्स। अब उसने क्या किया था, चूँकि जब उसने देखो जो भी इंसान कोई काम करेगा तो उसको पहले प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, तो उसने ज्योतिषी का ही काम शुरू किया, बट उसको तैयारियां तो करनी ही थी। इसलिए उसने क्या किया था कि जो मनुष्य जात की परेशानियां थीं उसके बारे में उसने एनालिसिस कर रखा था, ठीक है। क्या, जैसे कि मैरिज, शादी को लेकर के, ठीक है, कि मनुष्य जात की परेशानियां क्या होती हैं, या तो शादी को लेकर, किसी की हो नहीं रही, जिसकी होगी वो परेशान है, ठीक है, तो ये शादी को लेकर के। मनी, पैसे को लेकर के। या फिर द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, ह्यूमन मीन्स मानवीय, टाइज मीन्स रिश्ते, टेंगल्स मीन्स उलझने, या फिर जो आपस में टेंशन हो जाती है, मानवीय रिश्तों में जो उलझने पैदा हो जाती हैं उसको लेकर के, ठीक है। यही सारी जो परेशानियां होती हैं ह्यूमन लाइफ में, तो वो उसका उसने पूरी तरीके से एनालिसिस कर रखा था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और लंबा जो अभ्यास उसने किया था उस लंबे अभ्यास ने उसके परसेप्शन में होता है पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाने का जो उसके अंदर गेस वर्क था वो उसका बहुत ही शार्प हो गया था। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड, वो समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, कि जो इंसान हमारे सामने आया है उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ही चार्ज 3 पाई पर क्वेश्चन, वह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 3 पाई चार्ज करता था। नेवर ओपेंड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और वो अपना मुंह खोलता नहीं था जब तक सामने वाला व्यक्ति कम से कम 10 मिनट तक बोल नहीं लेता था, ठीक है। और इससे क्या होता था, विच प्रोवाइडेड हिम विद इनफ स्टफ, जो कि उसे प्रदान कर दिया करते थे बहुत ज़्यादा पदार्थ, बहुत ज़्यादा मटेरियल, फॉर अ डजन आंसर्स, दर्जनों उत्तर देने के लिए, एंड एडवाइसेज, और दर्जनों सलाह देने के लिए। यानी कोई इंसान अगर हमारे सामने आया है और हम नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे सामने बैठे 10 मिनट तक बोल रहा है, तो जनरल सी बात है वो हमें अपने बारे में बहुत कुछ बता देगा, और जब तक हम उसकी बात सुन रहे हैं तब तक हमारे पास एक चांस भी होता है कि हम उसको आगे, जब वो शांत होगा तब इस बात का उसको हम क्या उत्तर देंगे और क्या उसको हम सलाह देंगे, ठीक है। ऐसा ही ज्योतिषी करना, ये उसकी ज्योतिषी का ऐसा करना उसकी चालाकी थी। When he told the person before him, जब अपने सामने बैठे इंसान को वो बताता था कुछ भी, गेजिंग एट हिज पाम, वो उसकी हथेली को घूरता रहता था, यानी कि जैसे ना हथेली से हाथ की रेखाएं देख करके पढ़ पढ़ के बता रहा हो, ऐसा वो एक्टिंग करता था। इन मैनी वेज, कई प्रकार से कहता था वो, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, कि तुम अपने प्रयासों का पूरा रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देख लें कि ऐसे यहाँ पर जो ही बताएगा, जनरल सी बात होगी, वो सभी पर सेट होने वाली है। जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें राशिफल निकलता है कि उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो देखा है कुछ लोग तो न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ते हैं कि पैसा उससे पहले खोला तो राशिफल पे पहुँच गए, ठीक। तो वो सभी पे कॉमन पे से हर इंसान पे सेट हो जाती हैं, इसलिए हर कोई समझता है कि हाँ हमारे लिए है ये। तो ऐसे ही ज्योतिषी ऐसी बातें बताता था लोगों को जो कि सब पर सेट हो जाती हैं। जैसे कि वो कहता था कि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों का तुम्हें पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है, हर इंसान यही सोचेगा, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो आप क्या सोचोगे, हमने सर इतनी पढ़ाई की, मैं सोच रहा था कि मेरे मार्क्स आए हैं करीब 95%, सर मेरे तो 75 ही रह गए, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि मैंने इतनी बहुत ज़्यादा लेबर किया, बहुत हार्ड वर्क किया, फिर भी हमारे मार्क्स कम रह गए, ठीक। तो हर किसी को अपना मेहनत के बदले में जो परिणाम होता है वो कम ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है, हर किसी पर सेट हो जाती है। आगे लिखा भी है 9 आउट ऑफ 10 कि 10 में से 9 लोग ऐसे हुआ करते थे, वर डिस्पोज्ड टू एग्री विद हिम, उसकी बात से सहमत हो जाया करते थे कि हाँ ठीक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और अथवा ही क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछा करता था,
इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है, कोई ऐसी महिला है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, कि हो सकता है कि वो दूर की रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए उसने कितना दायरा बढ़ा दिया कि कोई महिला तुम्हारे परिवार में हो और फिर रिश्तेदार में भी हो, और रिश्तेदारी भी कौन सी, दूर की रिश्तेदारी, यानी कि रिश्तेदारों की भी रिश्तेदारी में कोई न कोई महिला तो भाई हमें ऐसी मिल ही जाएगी जिसका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं होगा। आगे लिखा भी है, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार ना करती हो। ठीक है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। किसी न किसी तो हो सकता है हमारी उससे नहीं बनती होगी, नहीं पटरी खाती होगी, तो ऐसी महिला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। और अथवा ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या फिर वो क्या करता था, जो इंसान पूछने आता था उसी के करेक्टर का एनालिसिस करने लगता था। कहता मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कि अधिकतर तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारे स्वभाव के कारण ही हैं। ठीक है, नहीं, जो बेचारा परेशान है, पूछने आया है, अब उस पर ही लांछन लगाना शुरू कर दिया, तुम्हारा करेक्टर नहीं अच्छा है, तुम्हारा जो नेचर है उसके कारण तुम्हारे लिए परेशानियाँ बढ़ रही हैं। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि ग्राहक नाराज़ हो जाए कि लो हम पूछने आए और हमारे पे लांछन आप लगा रहे हो, तो वो ये सब जो है उसका पूरा पूरा इल्ज़ाम लगाता था किस पर, शनिदेव पर। कहता था हाउ कैन यू बी अदरवाइज, कि तुम दूसरे प्रकार से हो भी कैसे सकते हो, विथ सैटर्न वेयर ही इज़, कि जहाँ पर शनि तुम्हारी कुंडली में जहाँ पर बैठा हुआ है वो तुम्हें अच्छा बनने ही नहीं दे रहा है। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें कि तुम्हें वो अच्छा नहीं बनने दे रहा है शनि। ठीक है, यू हैव एन इम्पेटियस नेचर, कि तुम्हारा जो स्वभाव है बड़ा अधीर स्वभाव के हो तुम बड़े अविवेकी टाइप के हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, धैर्य नहीं है। एंड अ रफ एक्सटीरियर, और बाहर से देखने में तुम भद्दे भी लगते हो। ठीक है, दिस इंडेयर्ड, यह इंडेयर्ड मीन्स होता है प्रेम उत्पन्न कर देना, हिम मीन्स उसके लिए, टू दियर हार्ट्स लोगों के हृदयों दिलों में, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। ठीक है, कि ऐसा जब लोग सुनते थे तो लोग कहते यार ज्योतिषी तो बड़ा होशियार है, इसमें हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा हो, और इससे लोग उससे तुरंत लोगों के दिल में ज्योतिषी के प्रति एक प्रकार से प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हाँ अच्छा व्यक्ति है। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, क्योंकि लेखक कह रहा है कि हम में से हल्के से हल्का व्यक्ति कोई ही कैसा व्यक्ति क्यों ना हो, लव्स टू थिंक, ये सोचना तो ज़रूर पसंद करता है, यानी सोचना उसको सोचता ही होगा, दैट ही हैज़ अ फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, कि हो सकता है वो बाहर से देखने में अच्छा ना हो, उसका नेचर उसका व्यवहार ना अच्छा हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर चूँकि लंबा है इसलिए इसका अभी मैं आपको इस वीडियो में इतना ही पार्ट बता रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, और तब तक के लिए आप इस पार्ट को पढ़ें। इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। ओके, गुड बाय।